रेशमी पर्दे के पीछे का सच। रेशमी पर्दे पर कतानियत के चित्र देखते हुए दिन गुजर रहे थे। उस कैंपस में मेरे निवास के तकरीबन 6-7 महीने बाद ये रूमानी चित्र और भी दिलकश हो गए थे। नया साल दस्तक दे रहा था और सारा कैंपस इस नए साल के इस्तकबाल के लिए मचल रहा था। बंटी और संजू, जो पिछले 2-3 दिन से कहीं बाहर गई थी, वो वापस आ गई थी। जाते वक्त मैंने उनसे पूछा था कि वो कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने की ट्रिप है और वे नए साल के आने से पहले आ जाएंगी। बंटी और संजू के आने से कैंपस के इस माहौल में 4 चांद लग गए थे। मैं बंटी और संजू दोनों के साथ ही रूमानियत का खेल खेल रहा था, पर मेरी पहली पसंद संजू ही थी। इसकी वजह शायद ये थी कि संजू ही वो पहली लड़की थी जिसने मुझे जिस्मानी सुख दिया था और मैं उसे ही पहला लव लेटर लिखने वाली अनजान स्वीट 16 समझता था। हम तीनों जब भी कभी इकट्ठा होते तो हमने कभी भी अपनी बातों से ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि दोस्ती की सारी हदें लांघकर बड़ी बेबाकी से हम बिस्तरी कर रहे थे। जबकि बंटी समझती थी कि संजू सिर्फ मेरी दोस्त है और यही गलतफहमी संजू को भी थी। और मैं उन दोनों खिलती कलियों की खुशबू से कुछ यूं तरबतर था कि मुझे ना अपना होश था न दीन दुनिया का। वो 30 दिसंबर की बेहद ठंड वाली शाम थी जब बंटी और संजू मेरे फ्लैट में आ गई थी। आज दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, मैरून कलर के स्वेटर और कार्बन कलर की जीन्स। यहाँ तक उनके दूधिया पाँव में बिल्कुल एक जैसे व्हाइट शूज थे। मैं उन्हें देखकर अभी सोच में था अगर आज मौका मिले तो मुझे किसके साथ वक्त बिताना चाहिए। और मेरी ये नासमझी मेरी आंखों में देखकर बंटी ने संजू की बात का अर्थ कुछ यूं बताया। कुणाल, हमने सोचा है कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांत जगह पर करें। हाँ कुणाल, इसीलिए हम कल शाम अमौली के पास एक फार्म हाउस पर चलेंगे और वहीं होगा अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन, संजू ने कहा। पर यहाँ जो कैंपस में तैयारी हुई है वो, मैंने अपनी दुविधा बताई। अरे हम केवल 3 ही तो यहाँ से जा रहे हैं, बाकी लोग तो यहीं सेलिब्रेशन करेंगे, संजू ने हंसते हुए कहा। तो ठीक है कुणाल, बंटी ने कहा। कल शाम तुम तैयार रहना, थोड़ा स्मार्ट बनकर। अभी हम जाते, हमें कुछ तैयारियां करनी है। ओके ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा और दोनों एक साथ गुड बाय कहकर जाने लगी कि तभी दरवाजे पर संजू ने रुककर मेरी ओर मुस्कुरा कर कहा, और हाँ कुणाल, एक बैग में चेंज करने के लिए कुछ कपड़े जरूर रख लेना। संजू की इस बात से मेरे रोम रोम में सिहरन फैल गई और जब तक मैं सामान्य हुआ वे दोनों वहां से जा चुकी थी। 31 दिसंबर के दिन मेरे पांव जमीन पर नहीं थे। ये अब तक मैंने या तो फिल्मों में देखा था या फिर कहानियों में पढ़ा था, जिसमें पार्टी की रंगीनियां बड़े होटल या फार्म हाउस में परवान चढ़ती है। मैं ये सोच सोचकर रोमांचित था कि आज रात मैं ऐसे ही एक रंगीन जश्न का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मैंने आज रात के जश्न के लिए अपने लिए 2 ड्रेस सेलेक्ट की। एक ड्रेस मुझे संजू ने गिफ्ट की थी और दूसरी बंटी ने। संजू वाली ड्रेस को मैंने बैग में पैक करके रख दिया और जिसे बंटी ने दी थी उसे मैं पहनकर फार्म हाउस पर जाने वाला था। यकीनन वक्त नहीं ठहरा, वो न कभी ठहरा है और न कभी ठहरेगा। ये जरूर पार्टी में जाने की मेरी बेताबी होगी, जो मुझे लग रहा था कि वक्त ठहर गया है। पार्टी में जाने के लिए तैयारियों के चलते मैं कॉलेज भी नहीं गया था और अब मुझे लग रहा था जैसे गयासुद्दीन तुगलक के लिए कभी दिल्ली दूर हुई थी, वैसे ही आज की शाम मुझसे दूर थी। जैसे किसी छोटे बच्चे को किसी त्योहार या फंक्शन में नए कपड़े पहनने की ललक होती है। मैंने आज उसी ललक के चलते नहाने के बाद बंटी के दिए हुए कपड़े पहन लिए। अब नए कपड़े पहनने से भी कभी वक्त की चाल तेज हुई है, नहीं ना? और इसी वक्त को काटने की गरज से मैं पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए फ्लैट से निकलकर नीचे कैंपस में टहलने लगा। इस वक्त बहुत कम लोग उस कैंपस में दिखाई दे रहे थे, बस 1-2 लोग ही। शायद आज सब के सब नए साल के इस्तकबाल के लिए कहीं ना कहीं तैयारियों में मशरूफ होंगे। मैंने एक नजर ए ब्लॉक की उन सीढ़ियों पर डाली जहां अक्सर बंटी और संजू बैठकर गुफ्तगू करती हैं। फिर मैं उस सी ब्लॉक की ओर बढ़ गया जहां बाकी 2 ब्लॉक के केयर टेकर लोग रहते हैं और जहां मेरी दोस्ती बंटी और संजू से हुई थी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस सी ब्लॉक में रहने वाला एक परिवार मेरे दूर के रिश्तेदार में था। मैं जब से वहां रहने आया था मैं अपने उन रिश्तेदार के यहाँ सिर्फ 1-2 बार ही गया था, वो भी सिर्फ रस्म के तौर पर। सच तो यह था कि मैंने अपने स्टेटस उन लोगों के स्टेटस से काफी ऊपर समझ लिया था। मेरा इरादा आज भी उनके घर जाने का नहीं था, मैं तो बस वक्त गुजारने की गरज से कैंपस का यूं चक्कर काट रहा था। पर जब उनके क्वार्टर के सामने से गुजरा तो खिड़की से अंदर का दृश्य देखकर रुक गया। मेरे उन रिश्तेदार के जिम में सुबह और शाम 2 वक्त पूरे कैंपस में झाड़ू मारने का काम था
वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सी ब्लॉक में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उनके 2 बच्चों में एक लड़का था 9-10 साल का और एक लड़की 12-13 साल की। वो दोनों बच्चे भी पढ़ने जाते थे, पर कहाँ मैं नहीं जानता, ना ही मैंने कभी पूछा था। यहाँ तक कि मैं उन दोनों बच्चों के नाम तक नहीं जानता था। हाँ, मैं अपने उन रिश्तेदार का नाम जानता था। उनका नाम ब्रिजलाल था और मैं रिश्तेदारी की मर्यादा की वजह से उन्हें चाचा कहता था। हालांकि उन्हें इस संबोधन से बुलाना मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगता था। मैं भी खिड़की से अंदर देख ही रहा था कि अपने छोटे भाई और एक किसी और लड़की के साथ हंसी ठिठोली कर रही काका की लड़की ने मुझे देख लिया और देखते ही तुरंत बोली, अरे आइए ना भैया, वहाँ क्यों खड़े हैं। उसके साथ बैठी लड़की जो अब तक किसी बात पर हंसे जा रही थी, उसने भी शांत होकर मेरी ओर देखा, फिर सामने आकर खड़ी हो गई। सलवार कमीज पहने उस लड़की ने अपने सिर के ऊपर दुपट्टा बांध रखा था, ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम लड़कियां बांधती है। मैंने सिर्फ एक नजर उसे देखा और मेरी आंखों से दिल का संपर्क होते ही मेरे दिल ने मेरे कान में हौले से कहा, ये लड़की सिर्फ लड़की नहीं बल्कि एक परी है, संसार की सर्वाधिक सुंदर परी। बस उसका रंग सांवला था। हो सकता था मैं उस समय चाचा की लड़की को नहीं फिर कभी कहकर वहां से चला जाता, पर सिर पर हिजाब बांधे उस लड़की की नाव सी आंखों ने मुझे उस क्वार्टर के अंदर आने पर मजबूर कर दिया। उन आंखों को देखकर मेरे दिल ने सोचा, ये आंखें झील भी है और ये आंखें नाव भी। मैं इन झील सी गहरी आंखों में अगर डूबने भी लगा तो ये नाव सी आंखें मुझे जरूर बचा लेगी। वो दोशीजा हर जाकिये से यकता थी। किसी अंदाज में उसकी उम्र संजू और बंटी से ज्यादा न थी। मेरे चाचा का लड़का मेरे लिए पानी लाने चला गया। जरूर मेरी चाची ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। भाई बैठिए ना। मेरे चाचा की लड़की ने कमरे के कोने में रखी प्लास्टिक की कुर्सी को अपने दुपट्टे से साफ करके मेरे बैठने के लिए रख दिया। भाई ये लवी दौरी है। दीदी आप भी बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। ओह हाँ कविता, लवी उसी चारपाई पर बैठते हुए बोली, जिस पर वो कुछ देर पहले बैठकर मेरे चाचा के बच्चों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी मेरे चाचा का लड़का पानी लेकर आया। मुझे देखकर वो क्वार्टर से बाहर चला गया। शायद उसने बाहर अपने कुछ हम उम्र लड़कों को खेलते देख लिया था। पानी का एक घूंट भरकर मैंने उस परी के जानिब देखा और मुझे अपनी ओर देखते पाकर वो बोली, आप सही सोच रहे हैं, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा नाम लुबना है और लवी मेरा निक नेम है। शायद उसके सिर पर बंधे हिजाब टाइप दुपट्टे और कविता द्वारा उसका नाम लवी बताए जाने से उसने अंदाजा लगाया होगा कि मैं उसे लेकर कुछ न कुछ दुविधा में जरूर हूँ। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो सामने हो तो कोई भी दुविधा किसी को भी हो सकती है। जी हाँ जी, मेरा नाम कुणाल है। आप तो अभी खुद कम उम्र की है, तो फिर आप कविता को पढ़ाई में कैसे हेल्प करती हैं? अपना नाम बताकर मैंने उससे पूछा। जी मैं 12th में हूँ और आसानी से 8G स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। ओह नाइस लुबना। आपको अगर लुबना कहने में कोई दिक्कत है तो मुझे लवी कह सकते हैं। मैं उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले कविता चाय लेकर आ गई थी। एक थाली में चाय के 3 कप, साथ में बिस्किट या नमकीन कुछ भी नहीं था। चाय पीते वक्त कविता लवी से गणित की कुछ समस्याएं पूछती रही और वो बड़ी सरलता से उन्हें सॉल्व करती रही। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। मेरी चाय खत्म हो गई और इसके साथ ही लवी उठकर खड़ी होते हुए बोली, अच्छा कविता अब मैं चलती हूँ, अम्मी राह देखती होंगी। तुम अपने भाई रवि के साथ शाम को घर जरूर आ जाना। फिर लवी अपने कंधे पर एयर बैग डालते हुए मेरी ओर हाथ जोड़कर बोली, अच्छा कुणाल जी नमस्ते, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते, मैं जवाब देने के साथ उठकर खड़ा हो गया। वो क्वार्टर से बाहर निकल गई और मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। जाते वक्त उसने कैंपस में खेल रहे चाचा के लड़के रवि का सिर अपनी नर्म उंगलियों से सहलाया। कविता चाय के कप रसोई में रखकर वापस आई तो पूछ लिया, कविता क्या आप लवी दीदी के यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रही हो? हाँ, और आज सेलिब्रेशन है, डबल सेलिब्रेशन। हाँ, आज लवी दीदी का बर्थडे भी है, 16 बर्थडे। और फिर होठों ने गोल होकर कहा, स्वीट 16। शाम जैसे ही रात की ओर बढ़ी, बंटी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने फ्लैट से बाहर ले आई। नीचे एक टैक्सी खड़ी थी जिसमें पीछे की ओर संजू पहले से बैठी हुई थी। बंटी ने मुझे हाथ से इशारा करके पीछे बैठने को कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मन की मुराद मिल गई हो। डिक्की की तरफ मैंने अपना एयर बैग उछाल कर फेंका और संजू के बगल में बैठ गया। बंटी के आगे बैठते ही टैक्सी वहां से चल पड़ी थी। बंटी भले ही मेरा हाथ पकड़कर टैक्सी तक मुझे लाई हो, पर टैक्सी में संजू को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तमन्ना जागी कि मैं टैक्सी का हर सफर संजू के साथ ही तय करूं। इस वक्त टैक्सी कोलतार की सड़क पर भागी जा रही थी और मैं अपनी स्वीट 16
मतलब संजू के बगल में बैठा हुआ था। इस तरह से मशरूफ थी जैसे उसे मेरे बगल बैठने का एहसास ही ना हो। इस वक्त संजू ने स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई थी। वो अक्सर ऐसी ड्रेसेस पहनती है, और फिर आज तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मौका है, तो उसका यूं सेक्सी ड्रेस पहनना लाजमी था। उसकी सेक्सी ड्रेस उसकी मार्शल जांघें पूरी तरह से नुमाया हो रही थी। मैंने संजू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना दायां हाथ उसकी बाईं जांघ पर रख दिया, पर मेरे इस स्पर्श का संजू पर कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर बाहर देखती रही। आज से पहले जब कभी भी मैंने उसे छुआ था तो उसने हर बार मुझे नीची नजरों से देखा था, पर आज न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास बैठकर भी मेरे पास नहीं है। मैं भले ही संजू के अलावा बंटी से दैहिक सुख हासिल कर चुका था, पर संजू वो लड़की थी जिसने मुझे पहली बार में सुख दिया था। और जब से बंटी की लिखावट उस स्वीट 16 वाले खत से नहीं मिली, तब से संजू के स्वीट 16 होने पर मेरा यकीन और मजबूत हो गया। हालांकि ये बात अलग थी कि उस खत से संजू की लिखावट भी मैच नहीं करती थी। कुछ भी हो, संजू को मैं पसंद करता था, और उसकी यूं मेरे लिए बेजारी, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरा हाथ अब भी उसकी रोमहीन जांघों पर था, पर वो अब भी बाहर देखे जा रही थी। न जाने क्या। जब उसकी ये बेरुखी, ये खामोशी मेरे लिए जानलेवा बनने लगी, तो मैंने उसकी जांघ से हाथ हटाकर उसके उजले कंधे को हल्के से दबाते हुए कहा, संजू, कहाँ खोई हो तुम? किन ख्यालों में हो? ओह हाँ, कुछ नहीं, बस बाहर की रौनक देख रही थी, संजू ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पर मैं जानता था संजू के होठों की हंसी वो हंसी नहीं है जो उसके अड़पन की सहेली है। बड़ी ही फीकी और बनावटी लगी थी मुझे उस वक्त संजू की ये हंसी। कुछ देर मेरी ओर देखने के बाद संजू फिर बाहर की ओर देखने लगी, पूरी तरह खामोश। मैंने संजू से नजर हटाकर बंटी को देखा तो वो सीट की पुश्त से सिर टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। उन दोनों को यूं इस हाल में देखकर मैंने सोचा, क्या ये दोनों वही अलमस्त लड़कियां हैं जो कल तक इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर जमीन आसमान एक किए हुए थी? संजू और बंटी की खामोशी ने मुझे भी खामोश कर दिया था। मैंने भी अपनी आंखों को टैक्सी की विंडो से बाहर किया, और फिर थोड़ी देर में न जाने क्यों मेरी आंखें भी बंद हो गई, और मैंने अपना सिर टैक्सी की पुश्त से टिका दिया। आंखें बंद किए हुए मैं तब तक सीट की पुश्त से सिर टिकाए रहा जब तक ब्रेक लगने से टायरों के रुकने की आवाज नहीं आई। टैक्सी रुकने के बाद भी मैंने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक मेरे बगल और टैक्सी के आगे के दोनों डोर के खुलने की आवाज नहीं आई। संजू और बंटी ने पीछे से डिक्की से अपने बैग्स निकाल लिए थे, साथ में मेरा भी। अब मैं टैक्सी से उतरकर नीचे खड़ा था। संजू ने अपने कंधे से लटक रहे हल्के हरे रंग के पर्स से पैसे निकालकर टैक्सी का किराया दिया। बंटी ने अपना बैग उठाकर मेरे बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ बॉय, चलो अपना बैग उठाओ और अंदर चलो, हम पार्टी एंजॉय करने आए हैं। यूं तुम्हारे चेहरे पर बसते हुए बारह देखने नहीं। पार्टी तो मैं भी एंजॉय करने आया था, पर न जाने क्यों मेरा दिल थोड़ा उदास हो चला था। उदास तो मुझे संजू भी लग रही थी। नहीं, ये गलतफहमी थी, क्योंकि उसने अपना बैग अपने कोमल हाथों से उठाते हुए कहा, कुणाल, तुम जिस तरह घबरा रहे हो वैसे तो वर्जिन लड़की अपनी वर्जिनिटी लूज करने के दिन भी नहीं घबराती। फिर वो हंसते हुए बंटी के पीछे चल पड़ी, और मैं उसकी बात का मतलब ना समझते हुए उसके पीछे चल पड़ा। हालांकि मैंने संजू की बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, क्योंकि संजू और बंटी दोनों ही मुझसे वल्गर और ओपन बातें किया करती थी। कुछ अपने दिल की उलझन, कुछ बंटी और संजू के कमेंट्स की वजह से मैंने उस फार्म हाउस के बाहरी भाग को ज्यादा ध्यान से नहीं देख पाया। हाँ, इतना अंदाजा जरूर लगाया था कि ये काफी बड़ा था और कई एकड़ में फैला हुआ था। अंदर कदम रखते ही मेरा सामना बेहद आकर्षक सजावट वाली चकाचौंध से हुआ। ये एक बड़ा हॉल था जिसकी फर्श पर मोटी कालीन बिछी हुई थी। हॉल के छत के बीचों बीच हीरो की तरह चमकता विशाल झूमर लटक रहा था। एक तरफ 5 स्टार होटल की तरह शराब की बोतलें और जाम बड़े करीने से रखे हुए थे। पूरे हॉल में बेहद आकर्षक रोशनियां थी। ये रोशनी की चमक इस समय न जाने क्यों मुझे बड़ी नशीली लग रही थी। इस वक्त तक शाम ढल के रात हो चुकी थी। कुछ नौकर बेहद साफ वर्दी में आज की पार्टी की व्यवस्था में लगे हुए थे। एक नौकर मेरा बैग हाथ में लेकर मुझे एक कमरे में ले गया। वे बेहद आलीशान कमरा था, जिसके बीचों बीच काफी बड़ा और खूबसूरत बेड पड़ा हुआ था, जिस पर नर्म मुलायम बिस्तर लगी हुई थी। हॉल में घुसते ही बंटी और संजू मुझे दिखाई नहीं दिए। शायद उन्हें भी वहां के नौकर मेरी तरह किसी कमरे में ले गए होंगे। मैं अभी कमरे की हर बेशकीमती चीज को देख ही रहा था कि वहां संजू आ गई। कुणाल, रिलैक्स कर लो, अभी कुछ देर में पार्टी स्टार्ट होगी और ठीक आधी रात को हम एक दूसरे को विश करके अपने अपने कमरे में आराम करेंगे और फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ओके संजू। मैंने देखा
इस वक्त संजू अपने बदन को एक शॉल से लपेट रखा था। हालांकि उसने सफर में कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना था। शायद एयर कंडीशन टैक्सी में वो बिना गर्म कपड़ों के भी कंफर्टेबल थी। टैक्सी में बंटी ने भी गर्म कपड़े नहीं पहने थे, पर उसने पूरी बाहों की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। संजू जाते जाते दरवाजे पर रुककर बोली, ओके कुणाल, मैं अभी आती हूँ। वैसे पार्टी में बहुत कम लोग रहेंगे, हम 3 के अलावा 3 और लोग जो इस फार्म हाउस के केयर टेकर है वे भी रहेंगे। संजू की बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर कहा, ओके डियर, जो हुक्म सरकार का। नो कुणाल, आज रात मैं आपकी डियर नहीं, संजू ने बाईं आंख दबाकर कहा और फिर अपनी बात से मेरी उलझन बढ़ाकर वहां से चली गई। रूम में अटैच बाथरूम में फ्रेश होने के बाद मैं जैसे ही बाहर आया तो अवाक रह गया और झेप कर खड़ा हो गया। मेरे झेपने की वजह यह थी कि इस वक्त मेरे बदन पर, मेरी कमर पर बंधा सिर्फ एक तौलिया ही था और कमरे में सोफे पर 2 अनजान महिलाएं बैठी थी। वो आपस में बातें कर रही थी और मेरे यूं इस तरह बाथरूम से बाहर आने पर चुप होकर मुझे देखने लगी थी। मैंने अपने ऊपर उन दोनों की सख्त निगाहें महसूस की। सॉरी मैम, वो क्या है, मैं अपने कपड़े अंदर बाथरूम में ले जाना भूल गया। मेरी बात पूरी होने के पहले ही उन 2 महिलाओं में से एक बोली, इट्स ओके कुणाल, कोई बात नहीं, हम तो ये बताने आए थे कि बाहर पार्टी स्टार्ट हो गई है, सो आप रेडी होकर बाहर आ जाइए। बस इतना कहकर वो और उसके साथ वाली महिला, जो लगभग 35 साल की बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, मुझे देखती हुई रूम से बाहर चली गई। जाते वक्त वो महिला दरवाजे पर रुककर बोली, बाय द वे कुणाल, मैं मिसेस रंजना, इस फार्म हाउस की ऑनर। और फिर मिसेस रंजना ने उस आकर्षक महिला की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोली, और ये है मिसेस अंजलि, आपकी तरह आज की पार्टी की एक मेहमान। जी नमस्ते रंजना जी, अंजलि जी, मैंने कहा। मैं अब तक शर्ट पहन चुका था और वो दोनों महिलाएं मेरी नमस्ते का जवाब दिए बिना वहां से जा चुकी थी। हॉल तेज संगीत से गूंज रहा था। जब मैं इस फार्म हाउस पर पार्टी के लिए निकला था तो मेरे दिमाग में बेहद भीड़ भाड़ वाली पार्टी का चित्र अंकित था। संजू ने यहाँ फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद मुझसे कहा था कि पार्टी में कम लोग होंगे। इस पार्टी में सिर्फ 7 लोग थे और कुछ नौकर जो खाने पीने की चीजें सर्व कर रहे थे। संजू, बंटी और मेरे अलावा मिसेस रंजना, मिसेस अंजलि और 2 अधेड़ आदमी थे। उन दोनों आदमी के पेट चर्बी वाले और बाहर की ओर निकले हुए थे। उनके जिस्म पर बेहद कीमती सूट और गले में टाई थी। हाथों में पकड़े गए कांच के ग्लास में यकीनन शराब ही थी। तेज संगीत पर वे सब हल्के कदमों से थिरक रहे थे। संजू और बंटी दोनों ने इस वक्त कैप्री और स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी थी। मिसेस रंजना और मिसेस अंजलि स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी में थी। मैं हॉल में आकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं देख रहा था वे सब संगीत, शराब और नृत्य में मस्त थे। संगीत की धुन पर उन दोनों बड़ी तोंद वाले अधेड़ों में से एक के सामने संजू और दूसरे के सामने बंटी थी। अचानक मिसेस अंजलि की नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उन सबके मध्य ले आई। मैंने नोटिस किया जहां संजू, बंटी और वे 2 अधेड़ थिरक रहे थे, वहीं मिसेस रंजना अपने हाथ में जाम लिए सोफे पर अधलेटी अवस्था में बैठी हुई थी। मिसेस अंजलि अभी तक मेरा हाथ पकड़े हुए थी। अचानक सोफे पर बैठी मिसेस रंजना ने म्यूजिक बजाने वाले की तरफ हाथ से इशारा किया और उसने तुरंत ही गाना बदल दिया। अब हॉल सरकाए लेव खटिया जाड़ा लगे, सरकाए लेव के गाने से गूंज रहा था। ये इस गाने का असर था या पी गई शराब का कि उन 2 अधेड़ व्यक्तियों में से एक ने संजू को और दूसरे ने बंटी की कमर को कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा संजू और बंटी उनकी इस हरकत का विरोध करेंगी, पर वे दोनों मेरी उम्मीद के विपरीत मुस्कुराते हुए उन दोनों अधेड़ों के कदम से कदम मिलाने लगी। मिसेस अंजलि ने अपनी उंगलियों से मेरा चेहरा अपनी ओर किया और फिर अपने हाथ में पकड़े गए जाम को जबरदस्ती मेरे होठों से लगाकर हलक में उड़ेल दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे हाथ अपनी कमर पे रखकर मेरे सीने से कसकर लगती हुई बोली, ओ हैंडसम, डांस विद मी। मैंने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और जब चेहरा घुमाकर बंटी और संजू को देखने की कोशिश की तो तब तक मिसेस अंजलि ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। ना चाहते हुए भी मेरे कदम चल रहे थे। मिसेस रंजना के कहने पर म्यूजिक चेंज हो रहा था, जाम छलक रहे थे और हम 3 जोड़े मस्ती में डूब रहे थे और मुझे मिसेस अंजलि के साथ डांस करना दिल से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मिसेस अंजलि कभी मुझे जाम पिलाती, कभी खुद पीती और शराब की खुमारी से बोझिल मेरी आंखों ने वे दृश्य भी देखा जब मिसेस रंजना के इशारे पर एक नौकर ने चुपके से क्लॉक की सुइयां खींचकर 12 पर कर दिया। फार्म हाउस की मालकिन के इशारे के समय अपनी गति बढ़ाकर नए साल का हाथ पकड़ चुका था। मिसेस रंजना ने शैंपेन की बोतल खोली। लोग शैंपेन में डूबकर एक दूसरे को चूमकर नए साल की मुबारकबाद दे रहे थे।
बंटी संजू ने भी अपने पार्टनर्स को किस ट्रांसफर करने के बाद मुझे भी किस करके मुबारकबाद दी, पर मुझे सबसे ज्यादा गाढ़ा बोसा मिसेस अंजलि ने दिया था। जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोगों की तरह मैं भी उसी कमरे में सोने के लिए आ गया जिसमें आज शाम को वहां का एक नौकर मुझे लाया था। मैं जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसा मुझे चौंक कर वहीं रुक जाना पड़ा। मिसेस अंजलि सोफे पर उसी जगह बैठी थी जहां वो पार्टी शुरू होने से पहले वो मिसेस रंजना के साथ बैठी थी। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज से मिसेस अंजलि का ध्यान मेरी ओर हो गया। सॉरी मैम, शायद मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मेरी बात सुनकर मिसेस अंजलि ने मुड़कर मेरी ओर देखा और फिर दरवाजे के पास आकर उसने सिटकनी लगाकर मेरा हाथ पकड़ा और सोफे के पास ले गई। मेरे कंधे पर अपने हाथों का जोर लगाकर उन्होंने मुझे फर्श पर बैठा दिया, जबकि वो मेरे सामने सोफे पर कुछ इस अंदाज में बैठ गई जैसे कोई महारानी अपने सिंहासन पर बैठी हो। मैंने इससे पहले कभी शराब नहीं पी थी, पर पार्टी की मादकता बंटी और संजू को पीते हुए देखकर और मिसेस अंजलि की थोड़ी बहुत जबरदस्ती से मैंने आज 2-4 पैग गटक लिए थे और पेट में गए ये पैग अब मेरे दिलो दिमाग पर असर डाल रहे थे। मैंने शराब की खुमारी में डूबी आंखों से मिसेस अंजलि की ओर देखा और तभी मिसेस अंजलि ने अपना दायां पैर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा, अपनी मैम की जूतियां उतारो। उनकी इस हरकत से मैं अपने आप को थोड़ा संभालते हुए बोला, सॉरी मैम, मैं यहाँ पार्टी में आया हूँ, किसी का नौकर बनने नहीं। ओके, बट मैं तुम्हें नौकर कहाँ कह रही हूँ। तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए जो मुझ जैसी हुस्न की देवी ने तुम्हारे लिए आज इतने पैसे खर्च किए हैं। नहीं तो न जाने कितने ऐसे होंगे जो मुझे इतने नजदीक से देखने, छूने और मुझसे 2-4 बातें करने के लिए तरसते होंगे। मैम, आप खूबसूरत हैं, बेहद खूबसूरत हैं। लोग आपके लिए तरसते भी होंगे, पर आपको गलत फहमी है कि आपने यहाँ पार्टी में मेरा खर्चा उठाया। शायद आपको मालूम नहीं, मुझे यहाँ मेरी दोस्त बंटी और संजू लाई है। कहते हुए मैंने मिसेस अंजलि के दोनों पैरों को ऊपर से हटाकर नीचे रख दिया और सामने पड़े बेड पर जाकर बैठ गया। तुम्हारी दोस्त बंटी और संजू, कहकर मिसेस अंजलि हंस पड़ी। वो ठहाका लगाते हुए हंसी और वो लगातार हंसती ही जा रही थी, जबकि मैं पागलों के माननित उन्हें हंसते हुए देख रहा था। अचानक वो अपनी हंसी रोककर बोली, तुम बंटी और संजू की बात कर रहे हो? अरे आज उन पर जो खर्चा हुआ है, इस वक्त वो भी उसकी कीमत चुका रही हैं। आप कहना क्या चाहती है मिसेस अंजलि? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बात पर मिसेस अंजलि मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और फिर अपनी उंगली के बढ़े हुए नाखून से मेरे गाल पर खरोच लगाते हुए बोली, कुणाल, इस रेव पार्टी में आकर इतने भी भोले मत बनो। जिस तरह आज की रात तुमको मैंने अपनी सेवा के लिए खरीदा है, वैसे ही बंटी और संजू की भी रात मिस्टर फर्नांडिस और मिस्टर बाबर ने खरीदी हुई है। कुछ समझे मेरे गुलाम? और फिर इतना कहकर मिसेस अंजलि ने मेरी शर्ट के ऊपर के बटन खोलकर मेरे सीने को अपनी नर्म हथेलियों से सहलाने लगी। मैं नहीं मानता जो आप कह रही हैं। मैं बेड से उठते हुए बोला तो मिसेस अंजलि ने अपने दाएं हाथ से मेरी जांघों के बीच के सबसे कोमल और सबसे सख्त अंग को सहलाने लगी। उनकी इस निर्लजता पर मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर किया। फिर कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, मैम, मैं इस कदर बिकाऊ नहीं हूँ। ओह, तो मिसेस अंजलि तुम्हें पसंद नहीं आई? जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला मुझे मिसेस रंजना की आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं कुणाल, वो मेरे करीब आकर बोली, ये तो अपनी पसंद नापसंद पर निर्भर है। अगर तुम्हें मिसेस अंजलि पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो मिसेस अंजलि को। चलो, तुम चाहो तो फिल्म देखकर अपना मूड सही कर सकते हो। इतने बड़े फार्म हाउस में संजू और बंटी कहाँ थी और क्या कर रही थी, इसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। मिसेस रंजना के इशारे पर भले ही इस फार्म हाउस में नए साल ने दस्तक समय से पहले दी हो, पर अब मैं जानता था कि 31 दिसंबर की रात अब ढलकर 1 जनवरी की सुबह की ओर बढ़ चली है। हालांकि इस वक्त आधी रात से ज्यादा समय हो रहा था, पर इतनी रात गए फार्म हाउस से बाहर निकलना भी मेरे साहस के बस से बाहर की बात थी। ये एक बेहद आलीशान कमरा था जिसमें मैं मिसेस रंजना के साथ आया था। यकीनन ये कमरा मिसेस रंजना ने अपने लिए रिजर्व कर रखा होगा। कमरे में आकर मिसेस रंजना बिना कुछ बोले टीवी और वीसीआर में उलझ गई। कमरे का दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया था और यही वजह थी कि मैं थोड़ा निश्चिंत होकर सोफे पर बैठ गया।